चलें जी, अब एक और क्वेश्चन हमारे पास है, ठीक है। अभी बिल्कुल पिछले वाले केस में हमने क्या देखा, हमने ये देखा जब फ्यूचर की डिफरेंट मेच्योरिटीज हो तो उस केस में हमारे पास क्या सिचुएशन यहाँ पे जो है वो बनती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें एक और क्वेश्चन है, दैट सेज अ कंपनी इज प्लानिंग टू बाय, इस दफा सेल का केस नहीं है, किसका केस है, बाय का केस है। गौर से देख लो, यहाँ पे बाय का केस है। 67,100 शेयर्स ऑफ सुल्तान लिमिटेड ऑन नवंबर 15, किस दिन खरीदने, नवंबर की 15 तारीख को। स्पॉट रेट टुडे, आज जो रेट है वो कितना चल रहा है। ख्वाहिश क्या करेगा आदमी, यार ये यहीं पे रुक जाए, गिरे बढ़े नहीं, गिर बेशक जाए बढ़े नहीं, 132 से ऊपर ना जाए, ठीक है। तो क्या आज हम इसको खरीद सकते हैं, नहीं सर, नहीं खरीद सकते। नहीं खरीद सकते, क्यों, खरीदना किस दिन है, खरीदना है सर नवंबर 15 को, दिस इज माय ट्रांजैक्शन डेट, दिस इज माय ट्रांजैक्शन डेट। लेकिन आज क्या है, अक्टूबर की 10 तारीख, और हमें ये डर लग रहा है कि इसका रेट क्या ना हो जाए, इंक्रीज ना हो जाए। हमने डिसाइड किया कि हम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स इसको हेज करते हैं। फॉलोइंग फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स आर अवेलेबल इन द मार्केट ऑफ डिफरेंट मैच्योरिटीज, बताओ कौन सा हमें पिक करना चाहिए यहाँ पे। सर अर्लीस्ट मैच्योरिटी आफ्टर आवर ट्रांजैक्शन डेट, अर्लीस्ट मैच्योरिटी आफ्टर आवर ट्रांजैक्शन डेट, हमारी ट्रांजैक्शन डेट क्या है 15 नवंबर, तो उसकी अर्लीस्ट मैच्योरिटी उसके बाद कौन सी आ रही है 30 नवंबर, कौन सा पिक करेंगे 134.50। स्ट्रैटेजी क्या होगी, सेल नाउ बाय लेटर या बाय नाउ सेल लेटर, बाय नाउ सेल लेटर, क्यों, क्योंकि सर हमने बाय करना है, हमारा डर ये नहीं है कि प्राइस यहाँ पे जो है वो गिर जाए, हमारा डर ये प्राइस बढ़ ना जाए। तो जो फ्यूचर में करना होता है वो आज कर लो, आगे जाके मुस्तकबिल में क्या करना है, खरीदना है तो आज खरीद लो, बाय नाउ सेल लेटर, ठीक है। अच्छा जी, आगे कहते हैं कैलकुलेट द पे ऑफ्स ऑफ द स्ट्रेटजी द स्पॉट एंड फ्यूचर्स रेट ऑन नवंबर 15 इज 128 एंड 128.60 इसमें क्या आसानी है सवाल में। सर फ्यूचर का क्लोजिंग प्राइस उसने खुद से हमें दिया हुआ है, रिमेनिंग बेसिस या कैलकुलेट करने के चक्कर में हमने यहाँ पे नहीं जाना, हमें खुद से कैलकुलेट करने की जरूरत, बोलो भाई, नहीं है, रेट दिया हुआ है, शुरू हो जाओ। आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स फॉर इट। भाई एक छोटी सी गलती मुझसे हो गई है, ठीक है, इसमें नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं दिए हुए, तो मैं आपको बता देता हूँ नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कितने हैं। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स इज, आप ले लें 1000 शेयर्स लें। कॉन्ट्रैक्ट साइज, स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट साइज, माय बैड, स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट वो हो सकता है जी 1000 शेयर्स का, टाइप हो गया मुझसे, लिखना रह गया यहाँ पे, आप 1000 शेयर अज्यूम करके चल लें। एग्जामिनर अगर नहीं देगा तो पूरा एज कर देना, एग्जामिनर ना दे पूरा एज कर देना। चलें जी, अब इसको सॉल्व करें। ऑल राइट, चलें जी, सबसे पहला स्टेप क्या होता है जी, स्ट्रैटेजी। सर स्ट्रैटेजी यहाँ पे हमारी क्या होगी, सर बाय नाउ सेल लेटर, बाय नाउ सेल लेटर। सेकंड स्टेप क्या होगा, भाई लिखना भूल गया था सवाल बनाते हुए, ठीक है, 67,100 डिवाइडेड बाय 1000 कितने हो गए 67.1, ठीक है। सो दिस इज मोर और लेस 67 कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है, ऐसा ही है सर। अब हम यहां पर आ जाते हैं थर्ड, द हेज कैलकुलेशन। इसको कोई ये भी कह सकता है कि जी गेन लॉस हुआ फ्यूचर्स पे या क्या हुआ, बास फीचर्स हैं वो गेन लॉस ऑन फ्यूचर्स अलग लिखवाते हैं, एक्चुअल बाय ऑन स्पॉट अलग लिखवाते हैं, मैं एक ही में पूरी कैलकुलेशन करवा देता हूं, सही है। सो हेज कैलकुलेशन अगर करने जाए तो सर आज क्या दिन है, अक्टूबर की 10 तारीख, आज मैं क्या करूंगा, बाय करूंगा फ्यूचर्स, बाय करेंगे सर कितने पे, सर 1000 मल्टीप्लाई बाय 67 मल्टीप्लाई बाय 134.5 कितना हो गया 1090111500 90111500 बाय किया, माइनस में लिख दूं, ठीक है।
ये एक्चुअल बाय और सेल नहीं है भाई, पैसे जेब से जा नहीं रही है, वादा हो रहा है सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। अक्टूबर की 10 तारीख। अब क्लोज कब करूंगा? नवंबर 15 को क्लोज करूंगा या नवंबर 30 को? 15 को। क्यों सर? 15 मेरी ट्रांजेक्शन डेट है, इस दिन मैं फ्यूचर को क्लोज कर दूंगा। हाँ जी, समझ में आया? नवंबर 15 क्यों क्लोज कर रहे हैं यहाँ पे? समझ में आ गया? इतना जल्दी वैसे समझ में आए तो आदमी को समझ में आ जाता है कि कितना समझ में आया है। हाँ, सेल करें फ्यूचर्स को 1000 मल्टीप्लाई बाय 67 मल्टीप्लाई बाय व्हाट रेट? 128.6। 128.6, ठीक है। 128.6 सेल किया। कितना अमाउंट? 8616,200। 8616,200। होश वोश आ गया प्रॉपर, अब नींद तो नहीं आ रही। चलो सेल हो गया। कितना आया? गेन हुआ लॉस हुआ? सर फ्यूचर्स में लॉस नजर आ रहा है, लेकिन स्पॉट पे जिस दिन हमने ख्वाहिश की थी उस दिन रेट चल रहा था 132। अब हमें कितने पे स्पॉट पे मिलेगा? 128। तो 4 रुपए का टेक्निकली मुझे स्पॉट पे फायदा हुआ नजर आ रहा है, लेकिन फ्यूचर्स में लॉस हुआ। कितने का? 128.6, 1.4 और 4.5, 4.9, 5.9, 5.9 रुपीज का। ये निकालो ना डिफरेंस, 134.5, 128.6 का डिफरेंस निकालो। 5.9 है ना, ऐसा ही है। कितना अमाउंट है लॉस का? 395,200। 395,300। ये सर मुझे यहाँ पे लॉस हो गया फ्रॉम फ्यूचर्स काउंटर। लॉस फ्रॉम फ्यूचर्स काउंटर, ठीक है। एक्चुअल बाय मैंने किस पे किया होगा? ऑन स्पॉट। कितने? 67 100 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 128 सर। कितना अमाउंट? 85,888,000 माइनस टोटल कॉस्ट मुझे क्या बैठी? टोटल इफेक्टिव कॉस्ट 8984,100। ऐसा ही है सर, ये कॉस्ट आई, ठीक है ना। ये कॉस्ट मेरे पास टोटल इफेक्टिव कॉस्ट आ गई। टिक मेथड से कैलकुलेशन कर सकते थे हम? बिल्कुल सर कर सकते थे। टिक वैल्यू कितनी है? टिक वैल्यू इज बेसिकली 1000 डिवाइड बाय 10,000। कितना हो गया? 0.1। टिक वैल्यू के बाद आसानी के लिए अगला स्टेप डायरेक्ट निकाल लिया करो, नंबर ऑफ टिक्स, ठीक है। नंबर ऑफ टिक्स पर कॉन्ट्रैक्ट। सर नंबर ऑफ टिक्स कैसे निकलेंगे? नंबर ऑफ टिक्स निकलेंगे तुम्हारी मूवमेंट से। मूवमेंट इज 134.5 माइनस 128.6 मल्टीप्लाई बाय 10,000। कितने हुए? 5900 राउंड, ठीक है। बिल्कुल हो गया जी। अब आप निकाल लें यहाँ पे टोटल लॉस। तो 5.9 इंटू 10,000 करो, कितना बनता है? 59,000 कर देते हैं सर, कोई मसला ही नहीं है। पर कॉन्ट्रैक्ट जो मेरे नंबर ऑफ टिक्स हैं वो 59,000 है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे टोटल लॉस निकालना चाह रहा हूँ, तो मैं 59,000 को पहले किससे मल्टीप्लाई करूंगा? टिक वैल्यू से मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स विच इज 67। कितना आया? 395,300। टिक मेथड से निकल गया? बिल्कुल सर निकल गया। हमारी यहाँ पे जी टारगेट कॉस्ट हमारी यहाँ पे कितनी थी सर? टारगेट कॉस्ट वाज 67,100 मल्टीप्लाई बाय 132। कितना हुआ? 88,857,200। हमने सोचा था सर 88 लाख रुपए में हमें ये चीज मिल जाए, 88,57,000 में। एक्चुअल में कितने की मिली? 89,84,100। क्यों सर? फ्यूचर्स की होशियारी थोड़ी सी उल्टी पड़ गई, थोड़ी सी उल्टी पड़ गई। क्यों? क्योंकि देखो स्पॉट में चीज 132 से 128 पे गई, 4 रुपए का गेन हुआ माना, लेकिन फ्यूचर में मुझे कितने का नुकसान हो गया? 5 रुपए 90 पैसे का। 5 रुपए 90 पैसे का। ये बेसिस रिस्क कहलाता है। बेसिस रिस्क का मतलब
आपकी फ्यूचर में मूवमेंट अलग हो जाए और स्पॉट में मूवमेंट अलग हो जाए। अगर जीरो बेसिस है, इसका मतलब जो आप डे वन से डिफरेंस लेके चल रहे हैं वही प्रोपोर्शनेटली डिफरेंस जो है वो कवर अप हो रहा है। दैट्स इट, और कोई फर्क नहीं है। समझ में आती है बात? इफेक्टिव कॉस्ट मेरी कितनी हुई यहाँ पे सर? इफेक्टिव कॉस्ट एट द सेम टाइम हुई 8984,100, और इसका जो प्राइमरी डिफरेंस है वो मूवमेंट है। कैलकुलेट तो करने की जरूरत नहीं है, समझ में आता है मोटा मोटा? ठीक है, चले जी। तो एक और क्वेश्चन हमने यहाँ पे किया, जिस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास फ्यूचर्स डिफरेंट मेच्योरिटीज के थे, और डिफरेंट मेच्योरिटीज होने के बावजूद भी हम इसको यहाँ पे सॉल्व कर गए। ठीक है, कोई सवाल किसी का? एनीवन? इतना रियल वर्ल्ड में इतना नहीं आता, रियल वर्ल्ड में इतना नहीं आता, इतने बड़े बड़े डिफरेंसेस नहीं आते, अनलेस कि मार्केट पाकिस्तान की तरह वॉलेटाइल हो। पाकिस्तान की तरह वॉलेटाइल है तो बिल्कुल झूले लाल वाला हिसाब है। 48 रुपए का पाइनियर एक महीने में 78 रुपए पे, आदमी बोले भाई ये तो अमीर कर सकता है मुझे। 48 रुपए का पाइनियर एक महीने में 78 रुपए पे, आदमी बोले यार ये तो बहुत अमीर हो सकता हूं मैं। लेकिन वहीं पर 88 का OGTC 70 रुपए में, करीब भी कर सकता है आपको। 70 रुपए का PPL 58 रुपए में। तो पैसे चले भी ऐसे ही जाते हैं और आते भी ऐसे ही। तो वॉलेटिलिटी इन्वेस्टर्स को कभी पसंद नहीं आती, दे वांट स्टेबिलिटी। स्टेबल तरीके से जो है वो हम काम करें। हाँ, प्रॉपर्टी में भी फ्लक्चुएशन है। इस वक्त तो पाकिस्तान के जो हालात हैं, 1 करोड़ का प्लॉट 65 का हुआ है। फ्लक्चुएशन देखो, स्टॉक्स, एक चीज होती है पॉजिटिव कोरिलेशन, स्टैट्स में पढ़ी होगी तुमने। स्टॉक्स और जो जो रियल स्टेट है ये साथ चलते हैं, क्योंकि दोनों में सेविंग का पैसा जाता है। जब भी आदमी को मुल्क की इकोनॉमी पे कॉन्फिडेंस होगा वो इन चीजों में पैसे लगाएंगे, सही है। लेकिन जैसे ही लोगों के अंदर डर क्रिएट होता है, दो चीजें ऊपर जाती हैं, गोल्ड और फॉरेन एक्सचेंज। अपनी करेंसी से लोगों का भरोसा हट जाता है और गोल्ड की तरफ चला जाता है। तो गोल्ड और फॉरेन एक्सचेंज ऊपर जाते हुए आपको नजर आएंगे। गाड़ी चूंकि फॉरेन एक्सचेंज पे डिपेंड करती है, गाड़ी की वैल्यू ऊपर जाती हुई नजर आएगी। तो ये पॉजिटिवली कोरिलेटेड एसेट्स हैं, और ये आपस में पॉजिटिवली कोरिलेटेड है। ये दोनों आपस में क्या है? नेगेटिव कोरिलेशन है। सबसे अच्छा पोर्टफोलियो होता है कि आप थोड़ा थोड़ा सब में बांट दें अपने रिस्क के हिसाब से। आपने 20-25% स्टॉक्स ले लिए, 20-25% रियल स्टेट ले लिया, 20-25% आपने जो है वो गोल्ड ले लिया, 20-25% आपने फॉरेन एक्सचेंज ले लिया। एक अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, दूसरा करेगा, दूसरा नहीं करेगा, तीसरा करेगा। और इसी की एक मॉडर्न किस्म होती है म्यूचुअल फंड्स की, कि वहां पे आप कैश फंड वगैरह में पैसे रखवा दें। जैसे जैसे काइबोर इंक्रीज करेगा आपका रिटर्न उसमें इंक्रीज होता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि काइबोर इटसेल्फ डिपेंड करता है इन्फ्लेशन पे, इन्फ्लेशन डिपेंड करती है फॉरेन एक्सचेंज पे। तो बजाय इसके कि मैं म्यूचुअल फंड में रखूं, मैं डायरेक्ट फॉरेन एक्सचेंज ले लेता हूं। यहाँ इंटरेस्ट रेट्स ऊपर फॉरेन एक्सचेंज की वजह से जाते हैं, फॉरेन एक्सचेंज नीचे आएगी, इंटरेस्ट रेट्स भी नीचे आ जाएंगे। सो दैट्स हाउ इट इज। ऐसा इंप्रेशन है लोगों का, होती है फ्लक्चुएशन, होती है फ्लक्चुएशन। देखो मैं इसका रीजन बताऊंगा। खैर इसको अगले सेगमेंट में और मजीद सवाल हम करते हैं। चले जी, हमने असर की नमाज का ब्रेक किया था, लेट्स कंटिन्यू आफ्टर द ब्रेक नाउ। एक और क्वेश्चन अब हमारे पास जो है वो मौजूद है फ्यूचर्स के हवाले से। ये क्वेश्चन अब बाकायदा करेंसी के ऊपर जो है वो है। बीच में हमने दो फ्यूचर्स देखे जो शेयर्स के हवाले से थे, उससे पहले करेंसी देखा था। दोबारा से हमारे पास एक करेंसी वाला केस मौजूद है। A US company is expecting to receive GBP 1 million in October। कौन से महीने में रिसीव होगा जी? अक्टूबर के महीने में। करंट स्पॉट रेट क्या चल रहा है सर? 1.6 1.62 USD पर GBP। कंपनी यूएस में, तो लोकल करेंसी कौन सी होगी? लोकल करेंसी इज USD। रिसीव क्या करना है? GBP। GBP क्या हो जाएगी? फॉरेन करेंसी। ठीक है, आज का स्पॉट रेट क्या चल रहा है सर? आज का स्पॉट रेट देखें तो 1.6 1.62 USD पर GBP चल रहा है। The company decides to hedge the position through futures contract. Price for futures contract is 1.55 USD per GBP। आज के दिन, आज के दिन जो फ्यूचर्स की प्राइस चल रही है वो क्या चल रही है? 1.55 चल रही है सर। ऑन द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, जिस दिन आप ट्रांजैक्शन करने वाले हैं, स्पॉट 1.5 चल रहा है और फ्यूचर 1.45 चल रहा है। ठीक है, सिंपल केस है, आसान सा। सर हमें रिसीव होंगे पैसे, यहाँ पे वर्ड है रिसीव, हमें पैसे रिसीव होंगे, तो हेज स्ट्रैटेजी हमारी यहाँ क्या होनी चाहिए? व्हाट शुड बी द स्ट्रैटेजी, क्या होनी चाहिए? सर हमें रिसीव होंगे GBP यानी कि पाउंड्स,
तो जो पाउंड्स बाद में रिसीव होंगे उनका रेट नीचे ना आ जाए, हमें यही डर लगेगा। तो रेट नीचे ना आने के डर में हम क्या करते हैं, आज सेल कर देते हैं। तो स्ट्रैटेजी हमारी यहाँ क्या बन जाएगी सर, स्ट्रैटेजी बन जाएगी सेल नाउ बाय लेटर। ठीक है। नंबर 2 पे अगर देखें तो कौन सा स्टेप होता है, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। सर नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स अगर देखें तो यहां पर हमारे पास जो सिचुएशन है 1 मिलियन जीबीपी है, स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट साइज लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट साइज इज 10,000 जीबीपी। ठीक है, यहाँ भी मेंशन नहीं है, मेंशन कर दिया है मैंने। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स निकलेंगे सर 1 मिलियन डिवाइडेड बाय 10,000, कितने हो जाते हैं ये, कितने कॉन्ट्रैक्ट्स, 100 कॉन्ट्रैक्ट सर। क्या कोई ओवरहेज अंडरहेज, किसी किस्म का ओवरहेज अंडरहेज है यहाँ पे, नहीं सर, ना कोई ओवरहेज ना कोई अंडरहेज, पूरे के पूरे 100 मिलियन, सॉरी पूरे के पूरे 1 मिलियन हम यहाँ पे हेज आराम से कर सकते हैं। ठीक है। नंबर 3 द हेज कैलकुलेशन। सर अगर हेज कैलकुलेशन की बात करें तो आज टुडे, ठीक है, हम क्या करेंगे, फ्यूचर्स को सेल करेंगे, सेल करेंगे। अब सही हो गई है, 100 कॉन्ट्रैक्ट, हर कॉन्ट्रैक्ट कितने का, 10,000 का। किस रेट पे सेल करेंगे सर, सर आज के रेट पे। प्राइस ऑफ फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट इज 1.55 यूएसडी पर जीबीपी। स्प्रेड देखो नेगेटिव है पॉजिटिव है, स्पॉट कितना चल रहा है, पहले तो मुझे बताओ रेलिवेंट रेट क्या है दोनों में से। सेलिंग रेट, सेलिंग रेट कौन सा वाला होता है, सेलिंग रेट वो होता है जो डीलर को हम सेल करते हैं। तो ये रिसीव कर रहा है, डीलर को सेल करेगा, या डीलर इससे बाय करेगा, तो फिर रेट कौन सा एप्लीकेबल होगा, बाइंग रेट। तो सेलिंग रेट क्यों आया दिमाग में, समझ में आ रही है बात। भाई मुझे रिसीव होंगे, मैं डीलर को जाके सेल करूंगा, डीलर मुझसे बाय करेगा, बाइक रेट एप्लीकेबल होगा। ये डायरेक्ट कोट है, इनडायरेक्ट कोट है, डायरेक्ट कोट है। तो आज जो स्पॉट रेट चल रहा है रेलिवेंट में 1.6 चल रहा है, अग्री करते हो, आज 1.6 चल रहा है। 1.6 के सामने फ्यूचर कितने का चल रहा है, मार्केट भी ये एक्सपेक्ट कर रही है कि ये नीचे आ जाएगा, और बीइंग एक्सपोर्टर मुझे क्या डर लग रहा है कि नीचे ना आ जाए। तो नीचे आता हो तो नजर आ रहा है सर, मैंने कितने में सेल कर दिया इसको, 1.55 में सेल कर दिया, 1.55। बताओ कितना अमाउंट है, 1.55 इंटू 10,000 इंटू 100, 1.55 मिलियन। ऐसा ही है, बिल्कुल सर। टुडे मैंने सेल कर दिए फ्यूचर्स, क्लोज आउट करूंगा इसको मैं, बिल्कुल सर क्लोज करेंगे। क्लोज के लिए क्या स्ट्रैटेजी होगी, बाय करेंगे फ्यूचर्स, किस रेट पे, 1000 इंटू 100, सॉरी 100, हंड्रेड इंटू 10,000। ठीक है। अब अगर मैं देखूं यहाँ पे तो मेरे पास ऑन द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन स्पॉट 1.5 है, जबकि फ्यूचर 1.45 है। कभी कभी सवाल ऐसा बगैर डेट के भी आ जाएगा, बस ये असेस करो आज क्या कर रहे हो, ये असेस करो ट्रांजेक्शन वाली डेट वाले दिन क्या कर रहे हो। तो मुझे यहाँ पे फ्यूचर्स का रेट दिया हुआ है, मुझे निकालने की जरूरत है, बेसिस कैलकुलेट करने की जरूरत है नहीं। सर स्पॉट भी सीधा सीधा दिया हुआ 1.5 और फ्यूचर भी सीधा सीधा दिया हुआ 1.45। ठीक है। तो अगर मैं 1.45 पे इसको क्लोज करता हूं तो सर ये बन जाता है 1.45 मिलियन, 1 लाख का मुझे यहाँ पे गेन हो गया। ठीक है। सो ये आ जाता है गेन फ्रॉम फ्यूचर्स। ठीक है, 1 लाख का मुझे यहाँ पे फ्यूचर्स काउंटर पे गेन हो गया। सही है। मैं डर रहा था कि प्राइस नीचे ना चली जाए, वाकई चली गई, चली भी गई। 1.55 की चीज 1.45 पे क्लोज हुई, 1 लाख रुपए का मेरा यहाँ पे फ्यूचर्स पे गेन हो गया। एक्चुअल सेल मैंने कब किया होगा सर, एक्चुअल सेल किया होगा मैंने स्पॉट पे। ठीक है, स्पॉट पे अगर देखो तो मेरे पास 1 मिलियन जीबीपी रिसीव हुए, किस रेट पे किया मैंने क्लोज, 1.5 पे, यानी कि मैंने 15 लाख पे इसको क्लोज किया।
ये इफेक्टिव प्रोसीड्स मेरी यहाँ पे हुई है, टोटल प्रोसीड्स मेरी यहाँ पे हुई, इफेक्टिव कह लें टोटल कह लें, वो मेरी हुई यहाँ पे 16 लाख रुपए। ठीक है, 16 लाख रुपए सही। मेरी टारगेट क्या था सर? जिस दिन मैंने सोचा था उस दिन 1.6 का रेट चल रहा था, ऐसा ही है। अगर उसी दिन होते तो बेच देता, 1.6 आ जाते। 1 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 1.6, कितना टारगेट बना? एक्सीलेंट सर, दिस इज 100% परफेक्ट हेज। दिस इज व्हाट? 100% परफेक्ट हेज। ओवर एज अंडर एज देखो कुछ है इसमें? नहीं, कोई ओवर हेजिंग या अंडर हेजिंग नहीं है, कोई ओवर हेजिंग अंडर हेजिंग इसके अंदर मौजूद नहीं है। एट द सेम टाइम दूसरी तरफ ये देखो, मूवमेंट भी दोनों की क्या हुई है? बाजार बराबर हुई है सर। मेरी स्पॉट में जो चीज थी वो 1.6 से कहां चली गई? 1.5। कितना फर्क आया? 0.1 का, 0.1 का। और फ्यूचर की चीज 1.55 से 1.45 चली गई, कितना फर्क आया? 0.1 का। कितना फर्क आया? 0.1 का। 0.1 से स्पॉट मूव हुआ, 0.1 से फ्यूचर मूव हुआ। अंडर एज ओवर एज कुछ भी नहीं, 100% परफेक्ट है ये, 100% परफेक्ट हेज है। किसी किस्म का कोई यहाँ पे मेरे पास जो है वो मसला नहीं है। क्या मैं टिक मेथड से इसकी कैलकुलेशन कर सकता हूँ? बिल्कुल सर, आप कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? टिक वैल्यू कितनी बनती है वो? सर वो बनती है हमारे पास 10,000 डिवाइड बाय 10,000। एक टिक की मूवमेंट पे कितना फर्क पड़ेगा? 1 रुपया नहीं, $1। ठीक है। टिक वैल्यू के बाद दूसरा स्टेप क्या होगा हमारा? यहाँ पे नंबर ऑफ टिक्स कैलकुलेट करेंगे। तुम दोनों लिख क्यों नहीं रहे हो लास्ट में? हाँ, तुम दोनों लिख क्यों नहीं रहे हो? तो यहाँ पे बैठ के फिर टाइम क्यों जाया कर रहे हो? अगर घर पे करना है तो घर पे इसी चीज को दोबारा सॉल्व कर लेना। अभी लिखो बैठ के, झूला झूल रहे हो दोनों बैठ के पीछे। टिक वैल्यू यहाँ पे 1 हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद है नंबर ऑफ टिक्स। सर नंबर ऑफ टिक्स कैसे निकल सकते हैं? हमारी मूवमेंट 1.55 माइनस 1.45, फेवर हमारी फेवर में, मूवमेंट अगेंस्ट है, फेवर में है। बिल्कुल सर, गेन हुआ है फ्यूचर्स पे हमें, ठीक है। तो पॉइंट मल्टीप्लाई बाय 10,000 कितनी बनती है नंबर ऑफ टिक्स? 1000, 1000, ठीक है, 1000। अब अगर मैं यहाँ पे टोटल गेन निकालना चाहूँ तो निकल सकता है? सर एक्चुअली इसके 4-5 स्टेप्स थे, मैंने थोड़ा सा कंसाइज कर दिया है यहाँ पे। 1000 मल्टीप्लाई बाय 1, और मल्टीप्लाई बाय कितने नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स थे? 100 कॉन्ट्रैक्ट्स। कितना हो गया सर? 1 लाख। ये ऑल्टरनेट मेथड है एक टिक साइज वाला, इस मेथड से भी हमने यहाँ पे कैलकुलेशन जो है वो कर ली। इस सवाल के अंदर हमने जो चीज देखी वो 100% परफेक्ट है, ना कोई अंडर हेज ओवर हेज, ना किसी किस्म की कोई मूवमेंट में डिफरेंस। 0.1 से मूवमेंट फ्यूचर में हुई, 0.1 से मूवमेंट स्पॉट में हुई। इन एन आइडियल वर्ल्ड, इन एन आइडियल वर्ल्ड, 100% आइडियल वर्ल्ड, फ्यूचर्स शुड वर्क लाइक दिस। फ्यूचर्स को इस तरह काम करना चाहिए एक आइडियल दुनिया में। दुनिया में लंदन इस चीज का हब है। फाइनेंशियल सेक्टर के लिए लंदन इज द हब। सबसे ज्यादा ट्रेडिंग, सबसे ज्यादा बड़ी मार्केट्स आपको लंदन में नजर आएंगी, यूएस में नजर आएंगी। उसके बाद फिर यूरोपियन दूसरी मार्केट्स की तरफ आप चले जाएं, 9%। अब तो खैर काफी कंट्रोल में आ गई क्योंकि कमोडिटी प्राइसेस नीचे आ गई। सर स्ट्रैटेजी का कैसे मालूम करते हैं? अगेन बता दें भाई, देखो तुम्हारे पास सिचुएशन क्या है, वो करेंसी, शेयर्स या कमोडिटी तुम्हें बेचनी है या खरीदनी है। अगर बेचनी है तो डर ये लगेगा कि प्राइस कम ना हो जाए, अगर खरीदनी है तो डर ये लगेगा कि प्राइस बढ़ ना जाए। जब डर ये लगे कि प्राइस बढ़ ना जाए तो आज बाय कर लो भाई, प्राइस लॉक हो जाएगी, बाय नाउ सेल लेटर।
और अगर तुम्हें चीज बेचनी है, डर लग रहा है प्राइस कम ना हो जाए, तो आज सेल कर दो, सेल नाउ बाय लेटर। दो तरह की स्ट्रेटेजीज हैं यहाँ पे, ठीक है। बस ये याद रखो कि जो तुम्हें आगे जाके काम करना है फ्यूचर्स में, वो आज ही कर लो। एक चीज आगे जाके बाय करनी है फ्यूचर्स में, आज बाय कर लो। एक चीज आगे जाके सेल करनी है फ्यूचर्स में, आज सेल कर दो। इससे याद रह जाएगा, बाय नाउ सेल लेटर, सेल नाउ बाय लेटर। क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता है सबको? एवरीवन गेट्स इट? चलें जी, ये सवाल यहाँ पे मुकम्मल हो गया। चलें जी, एक और क्वेश्चन अब हमारे पास मौजूद है। दिस सेज अ यूएस कंपनी इज एक्सपेक्टिंग टू पे। अब यूएस कंपनी की लोकल करेंसी कौन सी होगी? यूएसडी। इनको पे करना है सर जीबीपी 2.1 मिलियन। किस डेट तक? दिसंबर 15 तक। दिसंबर 15 को पेमेंट करनी है। आज का स्पॉट रेट क्या है? करंट स्पॉट रेट ऑन जुलाई 1, कितने महीने पहले? तकरीबन 5-5.5 महीने पहले। ऑन जुलाई 1 is 1.6 USD per GBP. The company decides to hedge the position through futures contract. Price for futures contract is as under. सर ये डेट्स नहीं है, ये मैच्योरिटीज हैं कि इस दिन तक ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होने वाले हैं? मैच्योर होने वाले हैं। सितंबर 30 वाला कॉन्ट्रैक्ट आज जुलाई 1 को 1.662 का चल रहा है। दिसंबर 31 वाला कॉन्ट्रैक्ट आज जुलाई 1 को 1.6666 का चल रहा है। इसी तरीके से मार्च 31 वाला आज जुलाई 1 को 1.6664 का चल रहा है, ठीक है। सवाल ये पैदा हो रहा है कि सर हम कौन सा वाला फ्यूचर इसमें से सिलेक्ट करेंगे? दिसंबर 31 वाला। क्यों? अर्लीस्ट मेच्योरिटी है आफ्टर आवर ट्रांजेक्शन डेट। अर्लीस्ट मेच्योरिटी आफ्टर आवर ट्रांजेक्शन डेट 1.6666 करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट साइज है 62,500। Set up the appropriate hedge and find the hedge outcome if spot on actual transaction date is 1.6950. सिर्फ और सिर्फ इसने यहाँ पे क्या दिया है? हमें स्पॉट दिया है। फ्यूचर्स हमें खुद कैलकुलेट करना है, खुद से कैलकुलेट करना है। आओ देखते हैं इसको। सबसे पहला पॉइंट, अब ये साथ साथ बेशक कॉपी कर लेना, तुम लोगों को अब समझ में आ गया है क्या चीज हो रही होगी। स्ट्रेटेजी क्या करनी चाहिए यहाँ पे? भाई फ्यूचर में मुझे जीबीपी बाय करने हैं या सेल करने हैं? फ्यूचर में आगे जाके दिसंबर के महीने में मुझे क्या करना है? आगे जाके सर बाय करना है, तो फ्यूचर्स में मुझे क्या करना चाहिए? आज बाय कर लेना चाहिए। स्ट्रेटेजी यहाँ पे क्या हो जाएगी? बाय नाउ सेल लेटर। जो काम आगे जाके करना है फ्यूचर्स में, वो आज ही कर लो। बाय नाउ सेल लेटर। स्ट्रेटेजी के अलावा पॉइंट 2 क्या निकलेगा? नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। सर नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स की अगर बात करें तो यहाँ पे हमारे पास कितना ट्रांजेक्शन साइज है? 2.1 मिलियन, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट साइज 62,500। कितना हो गया? 33.6, यानी कि 34 कॉन्ट्रैक्ट्स। थोड़ा सा हम यहाँ पे क्या करेंगे? थोड़ा सा ओवरहेज करेंगे सर, थोड़ा सा हम यहाँ पे ओवरहेज करेंगे, ठीक है। तीसरा क्या कैलकुलेट होगा? हेज कैलकुलेशन। सर अगर हेज कैलकुलेशन की बात करें तो आज जुलाई 1 पे मैं फ्यूचर्स को बाय कर लूंगा। साथ साथ लिखते जाओ, बाय फ्यूचर्स, ठीक है। सर 34 कॉन्ट्रैक्ट्स कितने वाले? 62,500 वाले। किस रेट पर बाय करूंगा सर? 1.6666, क्योंकि ये डेट, ये रेट कौन से दिन का है? ये आज जुलाई 1 का रेट है। 666 यूएसडी पर जीबीपी, ठीक है। सर सारी कैलकुलेशन जो मेरी यहाँ पे हो रही है वो लोकल करेंसी यूएसडी में हो रही है, ठीक है। कितना आता है यूएसडी के अंदर नंबर? 3541525। 3541525, ठीक है। ये बाय हो गया जुलाई 1। फिर उसके बाद क्लोज कब हो रहा है? 15 दिसंबर। सर दिसंबर की 15 तारीख, यहाँ पे हम क्या करेंगे? सेल कर देंगे फ्यूचर्स को, क्लोज कर देंगे सर। यही 34 कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। यही मल्टीप्लाई बाय 62,500 मल्टीप्लाई बाय रेट कैलकुलेट करेंगे सर। सर अगर हम बात करें यहाँ पे जुलाई 1 को, जुलाई 1 को मेरा स्पॉट कितना चल रहा था सर? 1.6। और फ्यूचर्स कितना चल रहा था?
सर फ्यूचर्स चल रहा था 1.666 या 6666। क्या डिफरेंस है, बेसिस कितना है? 0.0666। ये कितने दिन को रिप्रेजेंट कर रहा है? नहीं, अब डेज में तो जरूरी नहीं है, जुलाई 1 से गिन रहे हो ना, तो जुलाई का महीना, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर आधा, 5.5 मंथ्स। 5.5 मंथ्स represent 5.5 months। ठीक है, डेज पे जाने की जरूरत नहीं है, अब इसमें तो डेट्स आगे पीछे नहीं है ना। अच्छा जी, किस दिन हम इसकी कैलकुलेशन कर रहे होंगे? अब सर इसको हम कर रहे हैं ऑन दिसंबर 15। दिसंबर 15 पे मेरा स्पॉट कितना चल रहा है सर? 1.6950। डे वन पे पॉजिटिव स्प्रेड था, नेगेटिव स्प्रेड था? पॉजिटिव था, तो अब भी क्या होना चाहिए? पॉजिटिव, यानी कि क्या होना चाहिए? ऐड होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है सर, अब आ जाता है रिमेनिंग स्प्रेड। रिमेनिंग स्प्रेड हम यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करेंगे? सर बड़ा आसान है, 0.666 डिवाइड बाय 5.5 मल्टीप्लाई बाय, कितना टाइम रह गया अब दिसंबर 15 को मेच्योर होने में? कॉन्ट्रैक्ट की मेच्योरिटी कब है? कॉन्ट्रैक्ट की मेच्योरिटी दिसंबर 31 को है। हम अर्ली क्लोज आउट कर रहे हैं, मेच्योरिटी पे क्लोज कर रहे हैं? अर्ली क्लोज आउट कर रहे हैं। कितने दिन बाकी रह गए होंगे? 15 दिन तकरीबन, आधा महीना, 0.5। 5.5 महीने में से कितने महीने रह गए होंगे अब? आधा महीना रह गया। आधा महीना रह गया। सर अगर 5.5 महीने का डिफरेंस 0.0666 था, तो आधे महीने का कितना होगा? 0.0666 डिवाइड बाय 5.5 मल्टीप्लाई बाय 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.5 कितना बनता है? 6 महीने क्यों? अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, मैंने दिसंबर 15 ले लिया। 1 जुलाई से दिसंबर 31 से 6 महीने, तो रिप्रेजेंट 6 मंथ्स। बिल्कुल सही कह रहे हो, 6 मंथ्स। मेरे जहन में आ गया कि दिसंबर 15 मेच्योर हो रहा है, मेच्योर तो दिसंबर 31 हो रहा है। ठीक है, डिवाइड बाय 6 इंटू 0.5 कितना आ गया? 0.0005। ठीक है, टोटल कर लो इसको, 1.6955। दिस शुड बी योर फ्यूचर्स रेट एज ऑन, अभी कर देता हूं बडी, ऑन दिसंबर 15 कितना आ रहा है? 1.7। कैसे हो सकता है? अच्छा ठीक है, 2 जीरो है, 3 जीरो नहीं है, 1.700 लिख सकता हूं, ऐसा ही है। तो 1.7 पे हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे क्लोज कर देंगे। बताएं जी कितने पे सेल किया? 3612,500। अब देखो, बीइंग इंपोर्टर मुझे क्या डर लग रहा था डे वन पे? बीइंग इंपोर्टर मुझे डे वन पे ये डर लग रहा था कि मेरी करेंसी की प्राइस क्या ना हो जाए, बढ़ ना जाए। बढ़ी नहीं बढ़ी, देखो एक्चुअल में बढ़ी है। तो फ्यूचर पे क्या हुआ? फ्यूचर पे फायदा हो गया और स्पॉट पे लॉस हो गया। ठीक है, 70975। ठीक है, ये गेन हुआ मुझे फ्रॉम, गेन फ्रॉम द फ्यूचर्स काउंटर। ठीक है ना, गेन हो गया मुझे फ्रॉम फ्यूचर्स काउंटर। ठीक है, एक्चुअल मैंने बाई किस पे किया होगा? एक्चुअल बाई किया मैंने स्पॉट पे। कितना से स्पॉट पे बाई किया सर? मेरी करेंसी थी 2.1 मिलियन जो क्वांटिटी थी, और मैंने उसको बाई किया है जी 1.6950। कितना हो गया? 35595, 3559500। ठीक है, ये आपने एक्चुअल बाई कर लिया। अब आपकी नेट इफेक्टिव कॉस्ट कितनी हो गई यहाँ पे? नेट इफेक्टिव कॉस्ट 3488525, 3488525, ये मेरी नेट इफेक्टिव कॉस्ट बैठी है। ऐसा ही है,
इफेक्टिव रेट निकालना हो तो मुझे क्या करना चाहिए, इसको आप डिवाइड कर देंगे 2.1 मिलियन से, आपका इफेक्टिव रेट आ जाएगा। ठीक है, नेट इफेक्टिव कॉस्ट आ गई। सर टारगेट कॉस्ट क्या थी मेरे जहन में, जिस दिन मैंने इरादा किया हेज करने का उस दिन मार्केट में कितने का था, 1.6। 1.6। अच्छा, ये बिजनेसेस ऐसे नहीं करते कि किसी भी दिन वो उठे और उठ के उन्होंने बोला कि जी आज हमारा इरादा है हेज करने का। दो तीन चीजें होती हैं, एक तो उन्हें पता चलता है कि जी एक्चुअल ट्रांजेक्शन हमें करनी है ये 2 महीने 3 महीने 4 महीने बाद, और पता चलने के बाद कभी कभी रेट भी आपकी पसंद का आ रहा होता है। जैसे मिसाल के तौर पे आज आप देखिए किसी घर में शादी हो रही हो और उससे पूछे जी गोल्ड लेना है, तो वो गोल्ड लेने के लिए एक दिन का इंतजार करते हैं, यार 2 दिन देख लो 4 दिन देख लो, जो जिस दिन लगता है कि हाँ यार ये रेट अच्छा मिल रहा है उस दिन वो ट्रांजेक्शन को लॉक कर लेते हैं। बेशक वो डिलीवरी ना लें, बेशक वो डिलीवरी ना उठाएं दुकान से, दुकानदार को कॉल करके वो गोल्ड बुक करा देते हैं। अगर उनकी जान पहचान अच्छी है, बातचीत अच्छी है, वो गोल्ड बुक करा लेते हैं और फिर जाके 1 दिन 2 दिन 3 दिन बाद पेमेंट करके अपनी डिलीवरी ले लेते हैं। रेट से उनको फिर फर्क नहीं पड़ता। एट द सेम टाइम यहाँ पे भी यही होता है। अब जैसे जिस दिन ये फ्यूचर का रेट 1.6666 आया, बिजनेस से कहा यार यहाँ पे हम इसको हेज कर देते हैं। कितनी है टारगेट कॉस्ट, 3360,000। ठीक है, ये मेरी टारगेट कॉस्ट थी। टारगेट कॉस्ट से कम पड़ी ज्यादा पड़ी, सर टारगेट कॉस्ट जहन में थी 33,60,000, पड़ी कितने की, 34,88,000। अब फ्रंट देखो तो मैं समझ आ जाएगा। मुझे बताओ स्पॉट में मैं जिस दिन सोच रहा था 1.6 रेट था, 1.6 से 1.6950 हुआ, कितना फर्क पड़ा, 0.0950, तकरीबन 0.0950। एट द सेम टाइम अगर मैं फ्यूचर देखूं तो फ्यूचर में मूवमेंट कितने की हुई है, 1.7 माइनस 1.6666 करो, 0.0333। टेक्निकली मुझे स्पॉट पे नुकसान हुआ 0.095 का, फ्यूचर पे गेन हुआ 0.033 का, तो गेन कम हुआ और नुकसान ज्यादा हुआ। स्पॉट पे मूवमेंट ज्यादा हुई, फ्यूचर में मूवमेंट कम हुई, तो ये कम ज्यादा होने की वजह से मैं अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाया। थोड़ा बहुत मैंने इसमें ओवरहेज भी किया हुआ था, वो भी एक रीजन है, और दूसरा रीजन मूवमेंट वाला है। ये दोनों रीजन अपनी जगह पे यहाँ पे मौजूद है। क्या ये बात समझ आती है? सर अगर इसका इफेक्टिव रेट एग्जामिनर मांगे तो वो कैसे निकलेगा, 2.1 से इसको डिवाइड कर देंगे, 34,88,525 को 2.1 से डिवाइड कर देंगे। सर टिक मेथड से इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं, कैसे करो, सॉल्व करो, टिक मेथड से सॉल्व करो। सर अगर टिक मेथड से सॉल्व करें तो पहले यहाँ पे टिक वैल्यू निकालेंगे, फिर यहाँ पे नंबर ऑफ टिक्स निकालेंगे, उसके बाद हम निकालेंगे टोटल गेन। ठीक है, टिक वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 62,500 मल्टी डिवाइड बाय 10,000, कितना हो गया, 6.25। नंबर ऑफ टिक्स निकालने के लिए सर 1.7 माइनस 1.6666 मल्टीप्लाई बाय 10,000, कितना हो गया, 334। और टोटल करने के लिए क्या करेंगे सर, नंबर ऑफ टिक्स मल्टीप्लाई बाय टिक वैल्यू मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, कितने कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, 34। कितना हो गया, 70,975, वही आया। अब एग्जामिनर कोई भी तरीका बोले आप उसके लिए तैयार हैं, जिससे आपको आसानी होती है उससे करें। तीनों स्टेप में गेन निकाल लें, फिर दिखा दें एक्चुअल वाई ऑन स्पॉट, या वो वाले स्टेप फॉलो कर लें जो मैंने ऊपर आपको करके दिखाया है, दोनों हो सकते हैं। ये सवाल भी हमारा मुकम्मल हो गया। चलें जी सर, अब जो अगला सवाल है वो एक अदद आपके कैफ का मॉडल पेपर है। जब नई नई अटेम्प्ट आई थी तो यही एक जो है वो किबला अव्वल था स्टूडेंट्स के पास, और कोई जो है वो सिचुएशन नहीं थी इसको समझने की कि पेपर कैसा आएगा। तो ये मॉडल पेपर से मैंने उठाया है ऑन 1 मई 2021 या 2022 कर लो। A Pakistani company plans to hedge the foreign exchange risk of an export receipt amounting to USD कितना, 1.6 मिलियन। कंपनी कौन है,
पाकिस्तानी, इसकी लोकल करेंसी क्या होगी? पीकेआर। फॉरेन करेंसी क्या है? यूएसडी। एक्सपेक्टेड टू रिसीव ऑन 31 जुलाई। किस दिन बैठ के बात कर रहे हैं? ये मई की 1 तारीख को। कब आने हैं पैसे? जुलाई की 31 तारीख को। कितने महीने हो गए? मई, जून, जुलाई, 3 महीने हो गए। द करंट स्पॉट प्राइस इज 174 पर यूएसडी। आज 174 का चल रहा है, ठीक है। A futures contract is USD 1,25,000 and is available at 175.5 पर USD। आज अगर मैं आज हेज करने जाऊं तो फ्यूचर्स का रेट क्या चल रहा है? 175.5 चल रहा है। द वैल्यू ऑफ अ टिक इज 12.5। कैसे निकाली इसने वैल्यू पर टिक? 1,25,000 को डिवाइड बाय 10,000 कर दिया। टिक वैल्यू पता है ना, अब क्या करोगे? मूवमेंट निकालोगे, मल्टीप्लाई बाय 10,000, मल्टीप्लाई बाय टिक वैल्यू, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। खत्म। क्या निकल आया आपके पास? गेन लॉस ऑन फ्यूचर्स निकल आया। कंप्यूट द आउटकम ऑफ हेज विद फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स इफ स्पॉट रेट ऑफ डॉलर ऑन 31 जुलाई इज USD 174.155 और स्पॉट रेट ऑफ डॉलर ऑन 31 जुलाई इज USD 176.225। अगर ये दो सिचुएशंस होती हैं हमारे पास तो हमारे यहाँ पे आउटकम ऑफ हेज क्या निकलेगा? सर इसने स्पॉट दिया है, फ्यूचर्स दिया है हमें। अच्छा, अब एक बात गौर तलब है, नोटिस करना, हमें पेमेंट रिसीव कब हो रही है? 31 जुलाई को, ठीक है। हमारे फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट की मैच्योरिटी कब है? 31 जुलाई। तो बेसिस क्या हो गया? 0। जो स्पॉट रेट है वही फ्यूचर्स का रेट है, आखिरी दिन है। फ्यूचर और स्पॉट के बीच में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हमारा जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है 175 पे 50 में अवेलेबल है हमारे पास। हमें इस फ्यूचर का आउटकम निकालना है। अगर स्पॉट रेट हमारे 31 जुलाई को क्या हो? 174.155 या फिर 176.225। ये मॉडल पेपर का सवाल है, शुरू करो। खुद से जिनको सॉल्व करना था वो स्टार्ट करें जी। इसने कहीं पे पूरे सवाल में ये बताया नहीं है कि फ्यूचर की मैच्योरिटी 31 जुलाई को है, लेकिन चूंकि मैच्योरिटी नहीं बताई तो एक वैलिड अजम्पशन इस केस में ये बनती है कि जो हमारा स्पॉट का डेट है उसी डेट पर हम फ्यूचर्स को भी मैच्योरिटी देख रहे हैं, मैच्योर होते हुए देख रहे हैं। सही है। किसी के जहन में सवाल आएगा कि सर ये लिखा हुआ कहाँ है? लिखा हुआ नहीं है भाई, लिखा हुआ नहीं है। तभी हमने यहाँ पे ये परसीव किया है कि हमारी जो फ्यूचर की मैच्योरिटी है वही स्पॉट की ट्रांजेक्शन वाले दिन की है। चलें जी, अब मैं इसको साथ साथ आपके सॉल्व कर रहा हूँ। सर नंबर 1 स्ट्रैटेजी क्या होगी हमारी यहाँ पे? स्ट्रैटेजी होगी हमारे पास सेल नाउ बाय लेटर, क्योंकि सर बाद में पैसे आने हैं, बाद में हमें सेल ही करना है, तो आज फ्यूचर्स में हम वही चीज कर लेते हैं जो हमें आगे जाके या बाद में करनी है, ठीक है। नंबर 2 नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। कितना कॉन्ट्रैक्ट साइज दिया हुआ है हमें? 1,25,000 और हमें कितना एच करना है? 16 लाख। कितना बनता है? 12.8। सो 12.8 इज मोर और लेस 13 कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। हमने इसको राउंड ऑफ कर दिया। नंबर 3 हेज कैलकुलेशन। सर अब इसने देखो आपको वैल्यू ऑफ अ टिक निकाल के दे दी है, आपकी मर्जी है। अब आप टिक मेथड से करें, आपकी मर्जी है, आप नॉर्मल मेथड से करें, दोनों तरीके से कर सकते हैं। मैं दोनों से आपको करके दिखा दूंगा, सही। सर हेज कैलकुलेशन अगर करने जाते हैं तो हम किस दिन हेज करेंगे? 1 मई को करेंगे सर, 1 मई को करेंगे, ठीक है। मई की 1 तारीख को क्या करेंगे? यहाँ पे सेल फ्यूचर्स 13 इंटू 1,25,000 इंटू 175.5 पे अवेलेबल है। 175.5 कितना हो गया? 285. ऐसा ही है 285 187.5। अच्छा, दो केसेस है हमारे पास, एक में स्पॉट रेट है 174.155, एक में 176.225। दोनों को साथ में कर दूं तो यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं 174.155 और इधर हेडिंग डाल देते हैं 176.225, ठीक है।
ये वाली चीज तो दोनों में सेम होगी, 285,187,500, 285,187,500, 285,187,500, ऐसा ही है सर। सेल किस दिन करेंगे फ्यूचर्स को? जुलाई 31, जुलाई 31। मेच्योरिटी नहीं दी हुई, हाँ वो तो करेंगे। मेच्योरिटी नहीं दी हुई तो जो फ्यूचर का रेट है वही स्पॉट का रेट जो होगा वही फ्यूचर्स का भी रेट होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे करेंगे बाय फ्यूचर्स, ठीक है। बाय फ्यूचर्स करेंगे सर 13 इंटू 1,25,000 इंटू विच रेट सर? एक केस में ये वाला, एक केस में ये वाला, 174.155 एक, दूसरा 13 इंटू 1,25,000 इंटू 176.225, ठीक है। डन हो गया, ये भी डन हो गया, ठीक है। अच्छा जी बताओ कितना नंबर है बाय करने का? 283,001,875, ठीक है। और यहां पर 365,250, 625 है आखिर में, 625, ठीक है, 625 सही। अब आप कर लें इन दोनों को आपस में यहाँ पे नेट, या चलो इसको थोड़ा सा नीचे लिख देना चाहिए हमें क्योंकि उसकी वर्किंग वहां पे की हुई है। बताना नंबर इसका जरा, एक मिनट में ये नंबर बताना दोबारा। 28636,5625, 5625, 5625, ठीक है, ठीक है। एक में गेन होगा, एक में लॉस होगा। गेन स्लैश लॉस फ्रॉम फ्यूचर्स काउंटर, ठीक है। कितना आ रहा है यहाँ पे गेन, कितना आ रहा है यहाँ पे? 218, 2185625, 1178125, ठीक है, 1178125। ये लॉस है सर, इसको लॉस कर दिया हमने, इसको गेन कर दिया, ऐसा ही है। एक्चुअल हमने क्या किया होगा? एक्चुअल सेल किया होगा हमने ऑन स्पॉट, ऐसा ही है। एक को किया होगा 174 के रेट पे और एक को किया होगा 176.225 के रेट पे, ठीक है। दिस इज 1 एंड दिस इज 2, ठीक है। दोनों का अमाउंट बता दो सर। 2.1 मिलियन, 2.1 मिलियन कितना? 1.6 मिलियन, 1.6 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 174.155 या फिर 176.225, और 176.225 कितना? 2786,48,000, ठीक है। एक केस में हमारे पास ये सेल हो रहा है, बाकी यहाँ पे 2819 60,000, ठीक है, 281,960। इफेक्टिव प्रोसीड्स हमारी यहाँ पे कितनी हुई? यहाँ ऐड हो जाएगा, यहाँ लेस हो जाएगा। टू 833 625 277 469 875, ठीक है, 277 469 875। क्या यही है कैलकुलेशन
सर ये हमारी इफेक्टिव प्रोसीड्स है। अब हेज एफिशिएंसी वगैरह आप निकालना चाहें अपनी मर्जी से निकाल सकते हैं। जो आउटकम है हेज का वो यहाँ पे निकल गया। इफेक्टिव पे ऑफ पता चल गया हमें कि हमारा पे ऑफ यहाँ पे कितना बन रहा है। ठीक है, दोनों का हमने पे ऑफ निकाल दिया 280 और 277। सर टिक के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं इसको? बिल्कुल कर सकते हैं। टिक वैल्यू इसने सवाल में दी हुई है, निकाल के वरना हम खुद भी निकाल सकते थे। टिक वैल्यू निकालो, नंबर ऑफ टिक्स निकालो और टोटल गेन या टोटल लॉस निकाल लें। ठीक है सर, टिक वैल्यू की बात करें तो बड़ा आसान है, 1,25,000 डिवाइड बाय 10,000। वो हमें नहीं भी देता तो हमें पता था 12.5। ठीक है, नंबर ऑफ टिक्स कैसे पता चलते हैं सर? सिंपल, आप ये कर लें 174.155 माइनस 175.5 मल्टीप्लाई बाय 10,000, कितना हो गया? 13450। और एक और भी कैलकुलेट होंगे यहाँ पे, वो दूसरे वाले के 176.225 माइनस 175.5 मल्टीप्लाई बाय 10,000, कितना हो गया? 7250। एक के केस में गेन हुआ, एक के केस में लॉस हुआ है सर। अगर टेक्निकली देखें तो हमारे पास ये जो 175.5 वाला केस है, सॉरी 174.155 वाला केस है, इसमें हमें गेन हुआ है, और 176.225 वाले केस में हमें लॉस हुआ है। ठीक है, तो पहला वाला केस हमारा गेन वाला है, 174.155 वाला ये वाला। तो इसके लिए हम गेन किस तरह निकालेंगे सर? 13,450 मल्टीप्लाई बाय 12.5 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कितने हैं? 13, बताओ। 2185, यही आ रहा है 625। ठीक है, ये गेन आ गया। एसएन कहते हैं लास्ट क्वेश्चन है। नहीं जी, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा मैंने कि लास्ट क्वेश्चन है। हैंडआउट में देख लो आगे कितने सवाल हैं। क्या? हाँ तो करने क्यों नहीं करने? क्या करने हैं ना, बिल्कुल करना है सर। टोटल लॉस पे आ जाए जी, कितना है? 7250 मल्टीप्लाई बाय 12.5 मल्टीप्लाई बाय 13। हर सवाल एक जैसा नहीं होगा मियाँ, आने दो आगे और सवाल। 1178,125। इस सवाल में क्या डिफरेंट था? क्या डिफरेंट था सर? इसमें हमें बेसिस की कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी, मेच्योरिटी वाले दिन हमने फ्यूचर्स को क्लोज किया है, तो स्पॉट का रेट ही पिक किया है। हर तरह के कॉन्सेप्ट की टेक्निकली एक इलस्ट्रेशन आ गई, सारी चीजें आपकी इसके अंदर जो है वो मुकम्मल तौर पे कंपाइल हो जाएंगी। टिक वैल्यू से भी हम इसको कंप्यूट कर सकते हैं सर। ये हमारे पास गेन है और ये हमारे पास लॉस है, क्योंकि ये हमारी फेवर में मूव नहीं किया था। भाई पार्ट 2 की नेट प्रोसीड्स अब्दुल्ला कह रहे हैं 280,781,875 है, चेक करो। यही है, तो आपने पहले क्यों नहीं बोला? सेल्फ डाउट। किसने निकाला था ये नंबर? तो 2-3 लोग गलत निकाल के बैठे हैं। 280,781 280,781,875। ठीक है, इसको ठीक कर लीजिएगा जी। इफेक्टिव प्रोसीड्स, इफेक्टिव रेट निकाल सकते हैं सर यहाँ पे हम, बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या करेंगे हम इसके लिए? ये ना बार बार रहीम ऑन ऑफ हो रही है। हाँ चली ना जाइए, देख लो। 1.6 मिलियन डिवाइडेड बाय इफेक्टिव प्रोसीड्स, जो भी इफेक्टिव प्रोसीजर कर लेना, मैं दो दफा नहीं लिख रहा, डेट बता दो मुझे। 1.6 मिलियन डिवाइड बाय इफेक्टिव प्रोसीड्स, 175.48 इस तरफ वाला। वन 175.48 और दूसरा वाला नहीं, HDMI का मसला है, HDMI का मसला है। 175.50। ठीक है, दो इफेक्टिव रेट्स आ गए आपके यहाँ पे। एग्जामिनर ये MCQ में पूछ सकता है।
सीधा सीधा एक छोटी सी ट्रांजेक्शन देगा, बोलेगा इफेक्टिव रेट निकाल के दो। तो ये काम कैलकुलेटर पे हो जाता है। ये तो हम लिख रहे हैं इतना लंबा, अगर मैं टिक वैल्यू दी हुई हो तो ठक ठक फौरन मेरे पास गेन आ सकता है, फ्यूचर्स पे कितना हुआ, लॉस आ सकता है। मैं उसको एक्चुअल सेल बाय या स्पॉट वगैरह पे ऐड करूंगा, लेस करूंगा, मेरा इफेक्टिव रेट निकल आएगा। ये एक सवाल और मुकम्मल हो गया। चले जी, अब एक और सवाल हो गया हमारे पास यहाँ पर। सर ये सवाल हमारे पास जो है वो एमएफए की अटेम्प्ट का है, ऑटम 2022 का। अ कॉटन प्रोड्यूसर एस्टिमेट्स 20 tons of cotton will be available for sale in 3 months time। ये एस्टिमेट करता है कि इसके पास 20 टन कॉटन के अवेलेबल होंगे, कब? 3 महीने में, 3 months time। He gathers the following information for the purpose of hedging using futures। क्या क्या? Futures contract for 1 ton of cotton, 1 ton of cotton with 3 months to expiry is at rupees 31,500। आज फ्यूचर्स का कॉन्ट्रैक्ट जो 3 महीने में एक्सपायर होने वाला है 31,500 का चल रहा है। आज इसको क्या करना चाहिए? आज इस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को क्या करना चाहिए भाई? यहां पे पहले बताओ स्ट्रैटेजी क्या होगी। ये बंदा सेल करना चाह रहा है आगे जाके। सेल नाउ बाय लेटर, सेल नाउ बाय लेटर, ऐसा ही है। ये करना चाहता है। एट द सेम टाइम नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कितने होंगे? 20 डिवाइड बाय 1, 20 कॉन्ट्रैक्ट्स। टन में अगर देखो तो कितने टन बेचना है माल? 20 टन। और एक फ्यूचर का कितना कॉन्ट्रैक्ट साइज है? 1 टन। 20 टन हो गया, ठीक है, 20 कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए। अब हेज करेगा कैसे वो? सेल कितने पे करेगा? सर सेल करेगा 31,500 पे। सेल फ्यूचर्स 20 कॉन्ट्रैक्ट, हर कॉन्ट्रैक्ट 1 टन का, 31,500 के हिसाब से बताओ कितना बनता है? 6,30,000, 6,30,000। ठीक है। प्रोड्यूसर विल सेल 20 futures at 31,500 at the standard contract size is 1 ton। After 3 months, the price of cotton is expected to be 32,500 per ton। ये प्राइस 32,500 हो जाएगी। What is the cotton producer's effective rate per ton if he decides to hedge through futures? बताओ। हाथ रुक गया ना? कितने लोग कह रहे हैं 32,500 होगा इफेक्टिव रेट? कितने नंबर का सवाल है पता ही है? 2 नंबर का, लेकिन बिल्कुल रॉकेट सवाल है। क्या आया दिमाग में एकदम से? 32,500। और भी आंसर्स ले लेते हैं। और लोगों के दिमाग में क्या आ रहा है? हाँ जी, और कोई रिस्पॉन्स किसी का? 2 नंबर का क्वेश्चन है। भाई क्लोज कितने पे होगा फ्यूचर? दिमाग चलाओ। सेल किया तुमने 31,500 पे, बाय कितने पे करोगे? बाय करोगे 32,500 पे। 20 इंटू 1 इंटू 32,500, कितना अमाउंट बनता है? 6.5 लाख। फ्यूचर्स पे क्या हुआ तुम्हें? लॉस हुआ। लॉस फ्रॉम फ्यूचर्स, कितने का लॉस? 20,000 का लॉस हो गया, ऐसा ही है। एक्चुअल सेल कितने में किया? एक्चुअल सेल कितने में किया? 31,500 पे कि 32,500 पे? जब 3 महीने गुजर गए तो तुम्हारी प्राइस कितनी है? सर 32,500। तो आपने सेल कितने पे किया होगा? कितने लोगों के दिमाग में आ रहा था कि 31,500 करेंगे यहाँ पे? कितने लोगों के दिमाग में आ रहा था कि यहाँ 31,500 पे सेल करेंगे? नहीं सर, 3 महीने गुजर गए। अब जो एक्चुअल रेट है मेरा वो कितना हो चुका है? वो 32,500 हो चुका है। तो 20 मल्टी, बल्कि 20 भी नहीं, डायरेक्ट इसको कर दो 20 टन मल्टीप्लाई बाय कितना? 32,500। कितना आया? 6.5 लाख। इफेक्टिव कितना हुआ? बिल्कुल सर,
बिल्कुल। इफेक्टिव प्रोसीड्स कितनी हुई? 6,30,000। तो इफेक्टिव रेट कितना हुआ सर? इफेक्टिव रेट हो गया 630 डिवाइडेड बाय 20, 31,500। तो कौन सा सही आंसर हुआ सर? डी, 31,500। दिस इज द राइट आंसर। मेच्योरिटी है ना, देखो कितने महीने का है फ्यूचर? 3 months टू एक्सपायरी। तुम्हें ट्रांजेक्शन कब करनी है? 3 महीने में। तो जो दिन तुम्हारी ट्रांजेक्शन हो रही है उस दिन फ्यूचर क्या हो रहा है? मेच्योर। आइडियल ट्रांजेक्शन है बिल्कुल। कोई बेसिस है इसमें? नहीं सर। मतलब बाजार तो है, लेकिन वैसे देखो तो मुझे कोई रिमेनिंग बेसिस कैलकुलेट करने की जरूरत, बोलो भाई, नहीं है। जो स्पॉट का रेट है उसी पे फ्यूचर क्लोज हो जाएगा। फ्यूचर पे नुकसान हो गया, स्पॉट में गेन हो गया। 100% हेज था ये, ना ओवर हेज ना अंडर हेज। किसी किस्म का ना आपने ओवर हेज किया ना अंडर हेज किया। जितनी आपके पास फ्यूचर में मूवमेंट है उतनी ही स्पॉट में भी मूवमेंट है। तो आपका इफेक्टिव रेट कितना हुआ? उतना ही हुआ जो आपने डे वन पे परसीव किया था, 31,500। इसमें भी क्लोजिंग और एक्चुअल सेम होगा। अब जिन्होंने सवाल में गलती की है वो घर जाने की बात ना करें। जितने सवाल 7:30 बजे तक हैं वो करते रहें, नहीं तो मैं इसका मतलब थोड़ी घर भेज दूंगा। चलें जी, ये सवाल भी मुकम्मल हो गया। चलें जी, एक और क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन 9 अगर आप देखेंगे तो वो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है बीएफडी का। क्वेश्चन 8 इज बेसिकली एमएफए ऑटम 2022। तो ये ऑटम 2022 के अंदर दो चीजें आई थी। एक आपके पास ये 2 नंबर का छोटा सा जो है वो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आया था, और एक आपके पास ये वाला क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है, इसको देखते हैं। अज्यूम टुडे इज 1 सितंबर 2022। आज क्या है? 1 सितंबर है। ऑन 1 सितंबर 2022 कराची काइट्स लिमिटेड केके plans to hedge the market rate risk of an export receipt amounting to USD 2 million, which is expected to be received on 30th November. आज क्या है? 1 सितंबर। कितने महीने हो गए? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। 3 महीने बाद मुझे कितने पैसे मिलने हैं? 2 मिलियन यूएसडी मिलने वाले हैं। ठीक है ना? द करंट स्पॉट प्राइस पर यूएसडी इज 208। आज स्पॉट प्राइस कितना चल रहा है? 208। KK intends to hedge the currency risk through futures. A future contract is for USD 1,20,000 and is available in standard lot size of 1 with a tick value of ₹12। एक कॉन्ट्रैक्ट 1,20,000 का है और टिक वैल्यू जो है वो 12 रुपए है। तो यह 12 रुपए कैसे निकाला है? 12 रुपए इसने 10,000 से डिवाइड करके निकाला है। सीधी सीधी टिक वैल्यू दे दी है। अब क्या करेंगे? मूवमेंट निकालेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10,000 करेंगे, मल्टीप्लाई बाय टिक वैल्यू करेंगे, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स करेंगे। ठीक है। फॉलोइंग फ्यूचर रेट्स आर अवेलेबल अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। पहले तो बताओ रेलिवेंट कौन सा है हमारे लिए? इसकी मेच्योरिटी 31 अक्टूबर, इसकी 30 नवंबर, इसकी 31 दिसंबर। हमें ट्रांजेक्शन करनी है 30 नवंबर को, तो हम कौन सा फ्यूचर उठाएं? सर 30 नवंबर वाला उठा लें। अब देखो ये आई कैप के सवाल हैं, आपकी तैयारी इससे ऊपर की हुई है नीचे की हुई है? सही है, 30 नवंबर। ठीक है। द स्पॉट रेट ऑन 30th नवंबर इज एक्सपेक्टेड टू बी 218.50 पैसे, यानी कि फ्यूचर्स की क्लोजिंग प्राइस नहीं दी हुई, वो क्या करनी होगी? खुद कैलकुलेट करनी होगी। लेकिन रिक्वायर्ड में देखो क्या कह रहा है। रिक्वायर्ड में कहता है सेटअप द हेज फॉर यूएसडी रिसीट, कंप्यूट द गेन लॉस इन टर्म्स ऑफ टिक्स। यहां पे नहीं, एग्जामिनर ने एक ही तरीके से करवाया है। डायरेक्ट में उसने क्या बोला? टिक वैल्यू निकालो, टिक वैल्यू निकालो और फिर कंप्यूट द इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। हमें ये करना ही पड़ेगा टिक मेथड से, टिक वाले मेथड से हमें ये सॉल्व करना ही पड़ेगा। शुरू में ये कह रहे हैं ना सेटअप दी हेज फॉर यूएसडी रिसीट। हेज सेटअप का क्या मतलब है? हेज सेटअप का मतलब है सर आपके पास रिसीट आनी है तो आज सेल कर दो, कल बाय कर देना। हेज सेटअप इज योर हेज स्ट्रैटेजी, कि आज मैंने सेल करना है, कल बाय करना है। किस रेट पे करना है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये तो अब ये ए बी सी के फॉर्म में इसलिए हम कर रहे हैं, वरना जिस तरह नॉर्मली हम कैलकुलेट करते हैं वैसे ही पूरा कैलकुलेट कर दो, आपको कंप्लीट मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन टिक साइज के हिसाब से कैलकुलेट करके बताना है, उसको दिखाना है कि हमें नंबर ऑफ टिक्स निकालना आते हैं। वो कह रहे हैं खास तौर पे कि गेन लॉस निकालो इन टर्म्स ऑफ व्हाट? इन टर्म्स ऑफ टिक्स। यहां एग्जामिनर ने चेक किया
कि मैंने किताब में टिक का लफ्ज यूज किया, ये पढ़ भी रहे हैं या नहीं पढ़ रहे, क्योंकि पाकिस्तानी टीचर्स 80% टिक के हिसाब से कैलकुलेशन नहीं करवाते, कंफ्यूजिंग लगता है। गोरा कैलकुलेट करता है इस तरीके से, बहुत कम है जो उसको बड़ा आसान तरीके से जो है वो बता सके। हम सिंपल सिंपल गेन लॉस निकालने वाले लोग हैं, जिस तरह गेन लॉस निकलता है, बहरहाल अब इस तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। इस फॉर द फ्यूचर की वैल्यू सेम है क्योंकि नवंबर 30 है, नवंबर 30 है। आपकी मेच्योरिटी की डेट और वो वाली डेट, ट्रांजेक्शन की डेट बिल्कुल सेम है, तो यही रेट आपका क्या बन जाएगा, यही रेट आपका फ्यूचर्स की क्लोजिंग का रेट भी बन जाएगा। क्यों? बिकॉज एन आपकी ट्रांजेक्शन किस दिन हो रही है, जिस दिन फ्यूचर मैच्योर हो रहा है, फ्यूचर मैच्योर हो रहा है। क्या ये बात समझ आती है? एवरीवन गेट्स इट? तो आओ सर, इसमें हम हेज किस तरीके से करेंगे? सर हम यहां पे करेंगे बाय, बाय नाउ एंड, सॉरी बाय कह रहा हूं, रिसीट का केस है ना, सेल नाउ बाय लेटर, सेल नाउ एंड बाय लेटर। सर कितने नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स? हेड सेटअप में हम यही लिखते हैं, वी विल सेल इतने नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एंड वी विल बाय इतने नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। सर यहाँ पे 1,20,000 है और मेरे पास जो ट्रांजेक्शन का नंबर है वो है 2 मिलियन, 2 मिलियन डिवाइडेड बाय 1,16, 15, 16, 16.67 इज मोर और लेस इक्वल टू 17 कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, सो इसका हेड सेटअप कहलाएगा वी विल बाय 17, सॉरी वी विल सेल 17 करेंसी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स या यूएसडी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। हम यहाँ पे 17 यूएसडी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स को सेल करेंगे और फिर दोबारा इनको क्लोज कर देंगे ऑन द डेट ऑफ 30th नवंबर, ऑन द डेट ऑफ 30th नवंबर। कोई पूछे ये हेज किस तरीके से होगा? जुलाई की, सॉरी सितंबर की पहली तारीख को बाय की, सेल किए जाएंगे कितने कॉन्ट्रैक्ट्स? 17 कॉन्ट्रैक्ट्स। और नवंबर की 30 तारीख को बाय किए जाएंगे कितने कॉन्ट्रैक्ट्स? 17 कॉन्ट्रैक्ट्स। ये यहाँ पे आपका हेज का सेटअप है। समझ में आती है बात? एवरीवन गेट्स इट? अच्छा जी सर, अब हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आप किस तरह कैलकुलेट करो गेन लॉस इन टर्म्स ऑफ टिक्स, गेन स्लैश लॉस इन टर्म्स ऑफ टिक्स। सर आए उसको कंप्यूट कर लेते हैं, सेम होगा, बिल्कुल सेम होगा अब्दुल्ला। सर गेन लॉस की अगर हम बात करें तो टिक वैल्यू कितनी है? टिक वैल्यू है 12 रुपए। अब ये डायरेक्ट 12 लिख देना, एग्जामिनर को करके नहीं दिखाना कि मुझे आता है आपने कैसे निकाला है। 1,20,000 डिवाइड बाय 10,000 मत करना, डायरेक्ट 12 लिख देना। ठीक है, अब मैं मूवमेंट की बात करता हूं। सर मैंने फ्यूचर सेल कितने पे किया, बाय कितने पे किया? सर मूवमेंट इन फ्यूचर्स ये हुई है मेरी। सर मूवमेंट कितने पे? मैंने 213.15 पे ट्रांजेक्शन की, क्या करके? सेल करके। और फिर बाय कितने पे किया? बाय 218.15 पे किया। ठीक है, तो मैंने सेल किया एट द रेट ऑफ ₹213 अशारिया 50 और बाय किया एट द रेट ऑफ ₹218.5। तो मुझे यहाँ पे गेन हुआ, लॉस हुआ? लॉस, अनफेवरेबल है सर ये मेरे लिए, अनफेवरेबल है। ठीक है, डिफरेंस निकालो दोनों का, ₹5। ये आपकी मूवमेंट हुई है फ्यूचर्स की। ठीक है, नंबर ऑफ टिक्स अगर निकालने जाएंगे तो क्या करेंगे? सर नंबर ऑफ टिक्स अगर आप पर कॉन्ट्रैक्ट निकालें, ये पूरा तरीका था हम सॉल्व करते थे, 5 मल्टीप्लाई बाय 10,000 कितना हो गया? 50,000। सर 50,000 ये नंबर ऑफ टिक्स पर कॉन्ट्रैक्ट है। अब मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ लॉस पर कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि टेक्निकली मुझे यहाँ पे क्या हुआ है? लॉस हुआ है सर। तो यहाँ पे आप निकाल लें लॉस पर कॉन्ट्रैक्ट। सर लॉस पर कॉन्ट्रैक्ट निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? इस 50,000 को मल्टीप्लाई बाय टिक वैल्यू कर दूंगा। टिक वैल्यू कितनी है? 12 रुपए। कितना हो गया? 6 लाख। सर कितने कॉन्ट्रैक्ट्स किए मैंने? टोटल लॉस इज 6 लाख मल्टीप्लाई बाय 17, कितना हो गया?
10.2 मिलियन, ये मुझे टोटल लॉस हुआ है इस फ्यूचर्स के ऊपर, ये मुझे टोटल लॉस हुआ है फ्यूचर के ऊपर। तीसरी चीज इसने क्या मांगी है हमसे, इफेक्टिव रेट मांगा है सर। आए इफेक्टिव रेट भी निकाल देते हैं। सर इफेक्टिव रेट के लिए मुझे क्या क्या करना होगा, पहले तो मुझे लॉस चाहिए होगा फ्रॉम फ्यूचर्स काउंटर, लॉस फ्रॉम फ्यूचर्स काउंटर। सर अगर मैं लॉस फ्रॉम फ्यूचर्स काउंटर की बात करूं तो वो कितना है, 10.2 मिलियन, ऐसा ही है। लॉस को मैं नेगेटिव करके दिखा दूं। एक्चुअल सेल हमने किस पे किया है, एक्चुअल सेल हमने स्पॉट पे किया है, कितना, कितने डॉलर्स थे हमारे यहाँ पे, 2 मिलियन थे ना, टोटल 2 मिलियन थे। तो आप करते हैं 2 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 218.50, ठीक है, कितना अमाउंट बनता है, 437 मिलियन। तो मेरी नेट इफेक्टिव प्रोसीड्स कितनी हुई, नेट इफेक्टिव प्रोसीड्स 426.8 मिलियन, सही है। ये मेरी नेट इफेक्टिव प्रोसीड्स हुई। क्या मैं इससे इफेक्टिव रेट निकाल सकता हूं, बिल्कुल सर, आसान सी बात है। इफेक्टिव रेट के लिए आप यहां पे क्या करें, 426.8 मिलियन डिवाइडेड बाय 2 मिलियन, 213.4 रुपीज पर यूएसडी, ऐसा ही है। ये मुझे इफेक्टिवली रेट पड़ा है, और सही है, मैंने हेज भी इसी के आसपास किया था, 213.50 के आसपास किया था। थोड़ा बहुत जो फर्क पड़ा वो किसकी वजह से पड़ा, मेरी ओवरहेज की वजह से। थोड़ा बहुत जो मैंने कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा किया यहाँ पे उसकी वजह से मुझे कुछ इंपैक्ट पड़ा, बाकी इंपैक्ट अपनी जगह पे सही था, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपकी इफेक्टिव प्रोसीड्स भी इधर कैलकुलेट हो गई। इतना यकीन है इसको क्या वो ऑफ दे देंगे। चले अब यहां तक आते आते ना हमारी देखो बेसिक सारे सवाल जो है वो हो गए। अब थोड़ा सा हमें एक बड़ा क्वेश्चन करना है, जो कि हैंडआउट में बिल्कुल आपको इसके बाद जो है वो नजर आ रहा होगा, वो एक बीएफडी का सवाल है। तो दो तीन थोड़े से मुश्किल क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद हम इंशाल्लाह ताला ऑप्शंस पे स्विच कर जाएंगे, ठीक है। सो यहां तक आते आते हमारी ये क्वेश्चंस जो है वो मुकम्मल हो गए। ये कितने मार्क्स का था, आई होप मैंने मार्क्स लिखे हो, नहीं देख लेना जाकर, 6 या 8 नंबर का होगा मैक्सिमम। चलें जी, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं।